आप सभी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही कम समय में इतना बढ़िया कार्यक्रम आप सबों के सहयोग से आयोजित हुआ आज, इसकी मैंने कल्पना नहीं की, क्योंकि कल भी मेरी बातचीत हुई आप लोगों से, तो कहा गया कि यही परिस्थितियाँ थी, लेकिन आज देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हुआ कि बिल्कुल जो एक सही तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए धरातल पे आप सभी की उपस्थिति है। जैसा राजकुमार जी ने कहा, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने ब्रीफ किया इस प्रतियोगिता को। यह जो विद्यालय के स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर जो आयोजित हो रहा है, उसके बाद विश्वविद्यालय के स्तर पर 1, 2, 3 जो होंगे वो फिर उस स्तर पे जाएंगे और पूरे प्रदेश के स्तर पर एक प्रतियोगिता होगी। उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन्हें बहुत अच्छी रकम के साथ, एक अच्छा पारितोषिक के साथ और प्रमाण पत्र के साथ उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो अखबार का काम ही है, वो समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है, जिसके माध्यम से हम ही आपके बीच से कोई ना कोई बच्चे, कोई ना कोई बच्चियां उस प्रतियोगिता में जाकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करेंगे। आप सभी छात्र छात्राओं को मैं दैनिक जागरण परिवार की ओर से और व्यक्तिगत अपनी ओर से भी शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से आशीर्वाद भी देता हूं कि आप सभी जितने यहाँ बैठे सभी के अंदर प्रतिभाएं समान हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। आवश्यकता है कि कौन कितने जतन से, कौन कितने लगन से और कौन कितने समर्पण के साथ पढ़ाई करते हैं। जो जितनी तल्लीनता के साथ पढ़ाई करेंगे किसी विषय वस्तु पर, वो सफलता की बुलंदी पे जाएंगे। जो लापरवाही करेंगे वो सिर्फ कोसते रहेंगे कि हम नहीं सफल हो सके। इसके पीछे और कोई बात नहीं होती है, बात यही होती है कि आपकी तल्लीनता में कहीं ना कहीं कमी थी। कहते हैं जो असफलता से ये पता चलता है कि आपने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। एक IAS पदाधिकारी की मैं जीवनी पढ़ रहा था। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों एग्जाम में उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं था, मतलब एवरेज से भी मैं कह सकता हूँ नीचे का रिजल्ट था। लेकिन उनके अंदर ये जज्बा था कि ठीक है, मैं मैट्रिक में, इंटर में और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मुझे UPSC हर हाल में निकालना है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंकों के साथ, बहुत अच्छे रैंक के साथ वो IAS ऑफिसर का एग्जाम पास किया। उद्देश्य यही है अखबार का भी कि आपके अंदर वो एनर्जी जगे, आपके अंदर वो ऊर्जा आए, आपके अंदर वो समर्पण हो पढ़ाई के प्रति कि आप कल होकर के आपके नाम से आपका परिवार ही नहीं, यह संस्थान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण बिहार और देश को गर्व। मैं अब प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहता हूँ कि 3 से 5 मिनट में आप अपनी बात रखेंगी और निर्णायक मंडल के जो हमारे चारों सदस्य हैं वो आपको अंक देंगे। आप निर्धारित कर लें, तो मैक्सिमम 20 या 10 जो भी हो उसी के अनुरूप जिनका जो परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पे आप अंक देंगे और उसके बाद निर्णायक मंडल का जो निर्णय होगा उसके आधार पर इस बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। मैं चाहूंगा कि आप लोग, एक और भी इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है, यह प्रतियोगिता हो सकता था कि रिटर्न भी हो जाता, लेखन प्रतियोगिता भी किया जा सकता था, लेकिन भाषण प्रतियोगिता कराने के पीछे अखबार का यही उद्देश्य है कि आपके अंदर एक बोलने का, संबोधन का एक स्किल डेवलप हो, जिससे आप कहीं भी देश दुनिया में 1000-2000 लोगों के बीच भी उसी कॉन्फिडेंस से आप अपनी बात कर सकेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा कि जो भी सूची है, जो भी बच्चे प्रतिभागी उनका एक बार नाम अगर पढ़ दिया जाए। मैक्सिमम 20 बच्चे आज की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, क्योंकि संसाधन हमारे पास सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र जो है वो मैक्सिमम 20। अगर कोई ऐसी, अगर एक आध बढ़ भी जाता है तो वो मैं कोशिश करूंगा वो सर्टिफिकेट बाद में मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आप सभी भाग ले लें और फिर देखिए। एक बार सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इन बच्चों
छात्र छात्राओं के नाम पे तालियों की दरकार। जब तक ये प्रक्रिया हो रही है, कोई अगर दो शब्द बोलना चाहे आज के कार्यक्रम पर भाषण प्रतियोगिता की तरह, तो कोई आप में से कोई बच्ची आकर के दो शब्द बोलना चाहे तो आप अपनी बात रखें संक्षेप में। आपका स्किल डेवलप करेगा बस इसके लिए। आगे के मंच संचालन के लिए मैं अदिति कश्यप को आमंत्रित करता हूँ। हम ले लेते हैं। आप एक काम करिए, फोटो नीचे देखिए। अब मैं दो फोन में करना सीधा मैं मेरे पास ही ना एक फोटो नहीं है, सब उसी का। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि इस सूची में जिन बच्चों का नाम है उसके अतिरिक्त कोई बच्चा अपना नाम लिखवाना चाहेंगे? पहले मैं उनका नाम पढ़ देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो इसके सबसे पहले नाम है अवंतिका झा, विकी कुमार, भैया, अंजलि कुमारी, चिंकी कुमारी, अदिति कश्यप, लवली झा, वंदना कुमारी, राधिका कुमारी, खुशी कुमारी, केशव धर्मार चौधरी, सीमा कुमारी, चांदनी कुमारी, कुमारी रूबी और श्रुति राव। इसके अतिरिक्त कोई अपना नाम लिखना चाहेंगे? रूपानी थी, हम दोनों नहीं थी मैम, दो लोग। कुमारी और निधि कुमारी। और कोई इस बीच में यदि किसी का मन बन जाए तो अदिति को बोलकर के नाम ऐड करवा लेना। First of all, good afternoon everyone. My name is Aditi Kashyap. I am from Pardharpur and I am a student of graduation last year from the NJ College. So as everybody knows that today we are present here for an important occasion. We are present here to talk about NEP. It means National Education Policy. New education. New. National Education. And it's New. Yes, New. and it's converted to National Education. So let's continue our competition. इनकी बातें सबको समझ में आ रही है यस सर। कि नहीं आ रही? आ रही है सर। Very good. So, in today's competition, I would like to call our first participant, our first girl. Please welcome Miss Avantika Jha. First of all, very good afternoon to respected principal ma'am, all the teachers, our special guests, and my fellow participants. I am Avantika Jha, a 4th semester student studying here at Vishweshwar Sinjanta College, and I am doing my major in political science. Today, I am here to discuss about the new education policy 2020 and Bihar of 2020, or to be more precise, how this new education policy
will reshape the future of Bihar in 2050. And as a political science student, I must critically analyze this policy and highlight all the consequences and challenges while implementing this policy. The new education policy of 2020 is the 21st century's first education policy, replacing the 34-year-old education policy of 1986. The Union Cabinet has approved this national education policy with the aim to introduce several changes in the education system from school level to college level. It aims for making India a globally knowledgeable country. So, education policy has several advantages and as well as disadvantages. But I would like to address some of the demerits or disadvantages that are present in the education policy. So the first drawback that I would like to address is the teacher shortage that is present in our state or all over India. Teacher shortage has been a major concern in our country, and we need strong teaching faculty so that our country can grow educationally, economically, and it is necessary that all the teachers should be trained under new education policy that has been introduced in 2020. And it is necessary that teachers should be given special training and incentives so that they can perform and educate all the students present in the academies. The second drawback that I would like to address is that national education policy aims for digital and electronic platforms to educate. However, there is still network and internet connectivity is not possible in rural areas. Rural areas, students are still way behind due to lack of internet service and resources for online education. And as for Bihar, it is more beneficial. So, national education policy is the roadmap for all the students of India. But the question is, what it does for Bihar? Bihar has been historically plagued by the low teacher and student ratio and less internet service and orthodox pedagogy. So it is very difficult for Bihar to achieve this national education policies objectives and aims. Bihar has a very low literacy rate, and 34% of rural areas are still behind of education due to less internet service and education platforms, according to Telecom Regulatory Authority Act of India 2023. And as per reports, still Bihar needs 50,000 plus classrooms and 1 lakh trained teachers so that we can achieve the national education policy's objectives. Still there is a low attendance ratio in our colleges, and there are several delays, and there is slow administration process in many colleges. So it is very necessary to resolve all these problems so that we can further develop. So new education policy is a make or break situation for our Bihar. If it is implied strategically, we can improve our condition of Bihar. We can improve the condition of Bihar. So the choice is ours. Either we want to make the best out of it, or we could seize the opportunity that we have. So let's educate, empower, and guide Bihar together.
Now I would like to call our next speaker, who is a boy. Please welcome Mr. Ricky Kumar. हमारे यहाँ के पास घर हमारे क्या हुआ ज़्यादा बहन यार हम लोग भी घर हम तो आने भी नहीं वाले थे अरे अब खुद का लोग वही बात हो जाता है ना खुद को भी खुद का भी देखना पड़ता है ना हमको ऑनलाइन वर्क करना है के बारे में जानने से पहले इस बात को सुनिए कि शिक्षा का तात्पर्य सीखना सिखाना होता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा वो सकती है उसके द्वारा मनुष्य सीखता है कि वो अपना सर्वांगीण विकास कैसे करे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखना सिखाना होता है, परंतु उसके व्यापक अर्थ को देखा जाए तो शिक्षा वो प्रक्रिया है इसके साथ मनुष्य सीखता है कि वह अपना सर्वांगीण विकास तथा वो अपने आप को सर्वशालीन कैसे बनाए तथा साथ ही इस प्रक्रिया के अंतर्गत वह यह समझता है कि ज्ञान राष्ट्र कल्याण में कैसे गांधी जी ने कहा था शिक्षा का तात्पर्य बालक कुछ बोल देंगे उसके शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्कृष्ट विकास के नई शिक्षा नीति यह नीति 2020 को लाया गया, परंतु इसके बारे में जानने से पहले समझेंगे कि इस नीति से पहले हमारे पहले से ही नीति लगने के बावजूद नीति लाने की लोग 2020 से पहले हमारे देश में 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यरत इस समय में शिक्षा के विकास में योगदान दिया बदलते समय के शिक्षा को भारत में बनाने रखने के बजाय सीखने तथा कौशल विकास पर जोर देने के लिए पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर नई शिक्षा नीति लाई। नई शिक्षा नीति एक सूर्य रंजन की विशेषता वाली समिति की रिपोर्ट में तैयार किया गया। इस नीति के तहत पुरानी नीतियों में कई सारे बदलाव किए गए, कई सारे नए तस्वीर को जोड़ा गया। इसके तहत 3+2 के संरचना के स्थान पर 5+3+4 के संरचना लाया गया। 3+2 की पुरानी संरचना में कक्षा 1 से 10 का सामान्य विषय में जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज की जानकारी दी जाती थी तथा 11वीं और 12वीं में लैंग्वेज के साथ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में से एक स्ट्रीम के विषय में पढ़ा जाता है। परंतु 5+3+3+4 की संरचना के साथ 5, 3 और 4 वर्षों के अंतराल पर सामान्य गतिविधि एवं भावनात्मक अध्ययन, व्यावसायिक और परियोजना कार्य के साथ साथ कौशल विकास के लिए नर्सरी से 12वीं कक्षा में जोड़ा गया। इसके अलावा भाषा की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। इसके तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा को स्थानीय भाषा व्यवहार भाषा में दिए जाने पर बदलाव किया गया। इसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग की बात की गई है। इसके तहत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार का भी प्रावधान किया गया है। इसमें 11वीं और 12वीं के साथ अपने कुछ आवश्यकता के अनुसार कुछ विषयों का चयन कर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित प्रावधान इस नीति में लाए गए हैं, जैसे स्नातक वर्ष के 4 वर्षों का स्नातक को 4 वर्ष का कर दिया गया है। वर्ष पूरा होने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री दी जाए, परंतु इसका वर्ष पूरा होने पर ही छोड़ केवल स्नातक की डिग्री दी जाए। अकेडमिक बैंक DBC की स्थापना की गई, जिसमें उसके प्रावधानों का जोड़ा होगा। इसके आधार पर 1 वर्ष या 2 वर्ष पूरा करने पर भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा विकलांग बच्चों के शिक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इस नीति में भारत विज्ञान की शिक्षा में शामिल करके वैज्ञानिक तरीके से शामिल करने की बात कही गई है। इसमें देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के नियंत्रण के लिए उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। नई शिक्षा के प्रावधानों को देखने से ऐसा लगता है कि मानो भारतीय शिक्षा में प्रमुख क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु ये इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो इस नीति को देश के सभी राज्यों में लागू करवाना पड़ेगा। कुछ राज्यों में सुधारों के साथ नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, परंतु अधिकांश राज्यों में यह अभी लागू नहीं हो पाया है। स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षकों और प्रोफेसरों की कमी को पूरा करना होगा। स्कूल में खेल के समाज विषय, विज्ञान एवं अन्य विषयों के प्रयोगशाला में भी समान लोगों को उपलब्ध करवाना होगा। स्कूल में समाज के सभी वर्गों के बच्चों का नामांकन के लिए सरकार को और भी प्रयास करने हैं। इस सभी नामों को बढ़ाया जिसको भी अनुसूचित जनजाति और बहुत कम है।
हालांकि शिक्षा की सुधार से लेकर कई राज्यों ने कई सारे कदम उठाए, परंतु यदि नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को सार्थक करना है तो वास्तव में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लानी है। नीति को लागू करवाने के साथ साथ सरकार को भी किए गए वादों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर हम बिहार की बात करें, इसके लिए पूर्ण रूप से नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया है, परंतु शिक्षा नीति को लागू किया गया है जो इसके शिक्षा में सुधार कर राज्य के विकास करने की मंशा को दर्शाता है। अगर हम चाहते हैं कि 2050 का बिहार देश के विकसित राज्यों में गिना जाए, यहाँ की GDP बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, पलायन रुके तथा वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़े, निसंदेह हमें राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधार करना होगा। यह व्यवस्था करना होगा कि लोग केवल नौकरी के लिए शिक्षा ग्रहण न करें, बल्कि अपनी शिक्षा को अपने ज्ञान तथा अपने कौशल का उपयोग कर श्रम लगाने, व्यापार करने तथा अन्य सेवा प्रदान करने में ही करेगा। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, अतः सरकार को चाहिए कि यहाँ के बच्चों को कृषि संबंधी ज्ञान दिया जाए तथा कृषि के विकास के लिए तथा उसमें नवाचार के लिए बिहार में कृषि से संबंधित रिसर्च सेंटर स्थापित हो, नए किस्म के बीजों तथा कृषि से आय बढ़ेगा तथा लोगों को भी कृषि की तरफ आकर्षित करने की प्रेरणा तथा कृषि उत्पाद से संबंधित लगाने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके अलावा बाहरी निवेशकों को बिहार में आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा नए कानून लाए जाने चाहिए ताकि दूसरे फैक्ट्री भी बिहार में लग सके। इन सब के अलावा पढ़े लिखे तथा जागरूक व्यक्तियों को राजनीति में भी लाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य में विकास संबंधों को और भी ऊंचाई प्राप्त हो सके। सभी उपायों को अपना कर निश्चित तौर पर भारत अपना विकास कर सकता है तथा वो अपना पुराना गौरव प्राप्त कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों से बताना चाहूँगी कि अभी कुछ देर पहले सर प्रमोद सचराफ ने हम लोगों के सामने कहा था कि वो भाषण के अलावा लिखित प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले हैं। किया जा सकता था। हाँ, किया जा सकता स्किल जो स्पीकिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए ये किया गया है ताकि बिहार के बच्चे हर मामले में अग्रणी हैं, हर सब्जेक्ट का ज्ञान है उनको, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो दूसरे प्रदेश के बच्चों के सामने वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते, इससे स्किल को डेवलप। तो सर ने कहा कि वो लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता था, परंतु उन्हें भाषण प्रतियोगिता ज़्यादा बेहतर लगी, इसलिए इसका करने का आयोजन। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब कोई बच्चा भाषण प्रतियोगिता में भाग लेता है, उसके दिमाग में दो बातें हमेशा रहती हैं। सबसे पहली बात कि भाषण देते वक्त पहला नाम मेरा ना पुकारा जाए। ये हमेशा होता है कि पहले मुझे बुलाएंगे तो मैं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा देता है तब उसकी कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, कर लूँगा मैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात उसके मन में होती है कि क्या वहाँ पे मुझे लिख के, मतलब पेजेस पे लिख के वहाँ पे मुझे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो थोड़ा सा साधारण हो जाता है कि पेजेस पर लिखे रहे तो ऐसे देख के थोड़ा ऐसे देख लेगा। तो दो चीज़ें नॉर्मली बच्चे के दिमाग में होती है। तो मैंने इनको देखा कि वो लिख के लाए थे तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसा। और ये भाषण प्रतियोगिता जो होता है वो थोड़ा सा बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है, जैसे चटपटा बनाने के लिए मेरे हिसाब से बीच में कुछ होना चाहिए। So let's come to the point, and now I would like to call, actually I'm very excited to call our honorable, our respected senior, our honorable senior, our knowledgeable senior. Please welcome Mr. Sumit Kumar. मंचस्थ सभी प्राध्यापक गण, उपस्थित हमारे सभी अनुज, आप सभी को मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। मैं सुमित कुमार आज नई शिक्षा नीति 2050 में हमारे सपनों का बिहार कैसा होगा, इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर हम लोग आज भाषण प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। तो मुझे भी बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं विधायक में आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 मई 2020 में लागू की गई थी। केंद्र सरकार इस पर बहुत ही मेहनत की है, इसके ड्राफ्ट को बनाने में, इसके नए नए प्रारूप को विद्यार्थी की समझ लाने में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उसके नीचे से नीचे प्राथमिक विद्यालयों तक की रणनीति उसमें शामिल की गई है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के
मंसूबे में बहुत ही कठिन और कड़ियों बहुत ही फर्क देखने को मिलता है कि नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप बनाया गया है, उसकी व्यवस्था बनाई गई है और उनका जो करने का तरीका है, उसके करने की जो गति है, उसमें बहुत ही नितांत अंतर देखने को मिलता है। तो 1986 में आए हुए जो नई शिक्षा नीति थी, जो पहली बार हमारे देश में लागू हुई और उस पर जो उस समय तत्कालीन सरकार ने लागू किया और उसको बेहतर बनाने की जो कसरत पिछले 35-36 साल से चल रही थी, उसमें एक नई नीति को और जोड़ करके 2020 में उसको लागू किया गया। लागू करने से पहले 2019 में केंद्र सरकार इसको जनता के सामने रखती है और उस पर प्रश्नोत्तरी करने के लिए, आलोचना करने के लिए ड्राफ्ट जो है वो जनता के सामने रखती है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय का आलोचक उसमें मैं जब इसके बारे में अध्ययन कर रहा था तो दैनिक जागरण का मुझे 2 अंक ऐसा मिला जिसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक उसके संपादक नई शिक्षा नीति पर बात कर रहे थे। बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण जो है उसमें बात कर रहे थे। मैं उसको कोट करना चाहूंगा, जो दैनिक जागरण में खास तौर पर कोट किया गया था। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में जारी किया गया था और ये जब बना था तो इंदिरा गांधी के समय में बना था। ये 1986 में बना और बाद में लागू किया गया था। लेकिन इस पैमाने पर चल रही शिक्षा व्यवस्था में हमारा बिहार सबसे निचले पायदान पर अभी तक विराजमान है। इसके लिए न ही केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार की पुरजोर पहल देखने को नहीं मिलती है। नई शिक्षा नीति के आए हुए 5 साल हो गए हैं और 5 साल में बिहार संयोगवश एक भी पायदान ऊपर नहीं चढ़ा है। अति निंदनीय बात है कि बिहार, हम लोग सपना देखने का 2 पहलू होता है, एक बंद आंखों से, खुली आंखों से। मैं ऐसा सोचता हूँ कि खुली आंखों से अगर सपना देखा जाए तो जरूर बिहार आगे बढ़ेगा और हमारा सपनों का भारत 2050 क्या उससे पहले बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। 2025 की ये स्थिति है कि नई शिक्षा नीति के आने या ना आने से हालत लगभग वही है। हर जगह विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात देखने की जो बात है या उपस्थिति है या फिर शिक्षा व्यवस्था की जो एक संरचना है, अति निंदनीय है। एक बहुत बड़े विद्वान को मैं सुना था, शिक्षा व्यवस्था में 2 चीजों की कमी है कि शिक्षा में व्यवस्था नहीं और व्यवस्था में शिक्षा का अभाव। बहुत ही सोचने का विषय है ये कि हमारी व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें शिक्षा है या नहीं, उसका उपयोग तो नहीं हो रहा है, दिखता नहीं। और जो शिक्षा व्यवस्था जो हमारे यहाँ पाठन हो रही है उसका अनुपात बहुत कम है। तो सोचना चाहिए, तो बातें करनी चाहिए। इस नीति के बारे में बहुत सारे आलोचकों को मैं पढ़ा, मैं नीति के उसके ड्राफ्ट में पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीजें मुझे सामने देखने को मिला। इस नीति का प्रारूप 2020 में जब रखा गया था तो मैं एक आलोचक प्रोफेसर कमल झा का आलेख देशक मन पर उपस्थित है, मैं उसको पढ़ रहा था। तो वह उसमें लिखते हैं, वैसे इस विमर्श की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वर्तमान सरकार की आस्था विमर्श या बातचीत में कतई नहीं है। उसे जो लागू करना होता है आम मर्जी से या जबरदस्ती लागू कर ही देती है। आगे वह कहते भी हैं कि यह अधिकार भी जनता नहीं उन्हें दिया। बहरहाल 2024 का चुनाव आने के बाद उनको ये अधिकार नहीं रहा कि आप अपने मन से, अपने पूर्ण बहुमत से आप जो चाहे नीति लागू कर सकते हैं और उसके आवाज में बहुत सारी नीतियों को स्थगित भी किया गया या उसको संशोधित करने का प्रयास किया गया। अब 2050 के सपनों की बिहार उस तरफ जब नजर डालते हैं तो सबसे पहली बात ये कि हमारे सामने जो व्यवस्था है उसे पुरजोर तरीके से हमें धरातल पर लागू करना चाहिए। उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विद्यार्थियों के समकक्ष और प्राध्यापक विद्यार्थी के अंतर संबंध को, एक शैक्षणिक व्यवस्था को, एक संप्रेषण के माध्यम को मजबूत बनाने के लिए हमें पुरजोर तरीके से मेहनत करना चाहिए। तभी हमारे 2050 के सपनों का बिहार एक अच्छा बिहार होगा, जिस बिहार के नाम पर हम लोग गर्व कर सकते हैं और वहाँ के ग्रामीण शिक्षा से, वहाँ के अपने देश की शिक्षा से, अपने माहौल की शिक्षा से हम लोग अपना नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत ही अचरज की बात है कि हम लोगों को उच्च शिक्षा पाने के लिए बाहर का मुंह देखना पड़ता है, बाहर के विश्वविद्यालयों का मुंह देखना पड़ता है। मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग अच्छे विद्यार्थियों को बाहर का रुख करना पड़ता है।
पलायन केवल मजदूरी नहीं है, मजदूर केवल पलायन नहीं कर रहे। पलायन का जो श्रेय है वो आपको श्रेय क्या दे, उसको तो नकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए और सरकार उसको पहल नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हमारे बिहार में पढ़ रहे छात्रों को छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा सही तरीके से नहीं दी जा रही है। विद्यार्थी की दयनीय स्थिति देखने पर बहुत ही निंदा करना पड़ता है। उच्च शिक्षा उच्च और उच्चतर शिक्षा को लेकर के नई शिक्षा नीति में बहुत बढ़िया पॉलिसी सरकार उसमें लेके आई है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर आप ध्यान से देखिएगा कि सरकार ये कहती है कि 2032 तक उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या डबल करने की बात कही गई है कि उच्च शिक्षा में छात्र जो है डबल हो जाएंगे, क्योंकि जो शैक्षणिक दर है हमारा यहाँ, तो जब तक उच्च शिक्षा जो ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अपनी बातों को उस तरीके से नहीं रख सकते हैं, और जब पढ़ेंगे तो लोग सरकार के सामने सवाल खड़ा करेंगे। तो 2032 तक जहां उच्च शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों की संख्या डबल करने की बात कर रही है, वहीं प्राध्यापकों की संख्या डबल करने की बात नहीं कही गई है। दूसरी बात, घटते विद्यालय और विश्वविद्यालयों की संख्या। सबसे अधिक सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद की गई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में खबर सुनने को मिला कि लगभग 5,000 स्कूल बंद करने की बात सामने आई, अखबार के माध्यम से आई है। तो आप जिस तरफ एक निजी स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरफ जो है सरकारी स्कूल को बंद करने की बात कर रहे हैं, ये कथनी और करनी में फर्क नहीं तो क्या है? आप एक तरफ शोषित वर्गों को निकाल रहे हैं और एक तरफ शोषक वर्ग को निकाल रहे हैं। ये सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय बात है और मैं चाहता हूं कि अखबार इस सभी बातों को अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बात करें, ताकि सरकार इसको पहल करे और विद्यार्थियों के हित में इस बात पर काम करने की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे कि उसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय हैं, उसमें उसकी संख्या 100 से 200 लगभग रखी जाएगी, और फिर जब माध्यमिक विद्यालय है उसको 1,000 से 3,000 के लगभग आसपास रखी जाएगी, और जो प्राथमिक विद्यालय है उसको लगभग 10,000 से 12,000। आप लगभग अधिकतर संख्या ले लें, फिर भी आपको देखने को वो चीज नहीं मिलेगा कि जो विद्यालय का और छात्रों का जो अनुपात है, और जितने आज के प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और जो कुछ शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, और उसका स्कूल का और विद्यार्थियों का अनुपात निकाल देखें तो आधे विद्यार्थियों को नामांकन मिलना मुश्किल है, जो अभी है दोगुनी करने की बात तो बहुत दूर है। हम अपने बिहार की बात करते हैं। मधुबनी जिला का निवासी हैं हम लोग। मधुबनी जिला में 2 लोकसभा सीट है, मधुबनी झंझारपुर। दोनों जगह वर्तमान सरकार की अपने सांसद हैं, लेकिन दोनों जगह के सांसद होने के बावजूद भी पूरे मधुबनी जिला में केवल एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर परास्नातक की पढ़ाई होती है, आरती कॉलेज। उसके अलावा अन्य किसी कॉलेज में परास्नातक की पढ़ाई की सुविधा नहीं दी गई। इतने बड़े जिला जहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्र है, इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और वहां पर इस तरह के विद्यार्थियों के साथ अन्याय करना, दोहरा व्यवहार करना, एक तरफ बहुत मीठी बातें करना और एक तरफ जो है इस तरीके के आंकड़े हमारे सामने रखना और विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों की इसमें काम न करना, ये सरकार के ऊपर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। धन्यवाद। 2050 के बिहार के लिए जो हम लोग सपना देखते हैं उसे साकार करने के लिए हम लोग को पहल करना चाहिए, और जो संचार माध्यम हम लोग के सामने सरकार और जनता के बीच की जो एक माध्यम होता है कि यहाँ के खबर को सरकार तक पहुंचाती है, सरकार के खबर को हम लोगों तक पहुंचाती है, उसका सबसे मजबूत जो माध्यम है वो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग सीधे नहीं जुड़ पाते हैं जितना हम लोग प्रिंट मीडिया से जुड़ पाते हैं, और जिससे हम लोग जुड़ पाते हैं उसी से हम लोग उम्मीद भी बनाते हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है इस पर पहल की जाएगी दैनिक जागरण की तरफ से, प्रिंट मीडिया की तरफ से। बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you so much, Smith भैया। Thank you so much, Smith भैया। I'm glad to have such a wonderful senior. मुझे नहीं लगता कि हमें इस भाषण के बाद कुछ अतिरिक्त जानने की रखनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया। वो कहते हैं ना कि स्त्री का दुख स्त्री समझ सकती है, वैसे ही स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का दुख विद्यार्थी समझ सकता है। तो इसी प्रकार हमने एक बहुत ही अच्छा भाषण सुना। भाषण क्या, हमने बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त किया कि किस तरह से
हमें अपनी नई शिक्षा नीति तथा अपनी पुरानी शिक्षा नीति को तुलना करके इसमें जो अच्छी बातें जो हमारे लिए हित में है और जो हमारे अनहित में है उनको देखने का हमें बहुत ही अच्छा अवसर मिला। तो चलिए हम इस कार्यक्रम को फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं और इसे फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही अच्छे स्पीच के बाद एक अगली पार्टिसिपेंट को जिनका नाम है अंजलि कुमारी। प्लीज वेलकम अंजलि। आदरणीय प्रधान महोदय, माननीय शिक्षक, मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। आज मुझे इस मंच से नई शिक्षा नीति 2020 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा नीति किसी भी देश की रीढ़ होती है। यह सिर्फ किताब ज्ञान देना का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसा साधन है जो व्यक्तित्व, सोच और समाज को आकार देता है। भारत में 34 वर्ष बाद वर्ष 2020 में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई, जो शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और आधुनिक को केंद्र में रखती है। नई शिक्षा नीति कुछ बातें 3-4 नया ढांचा का शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया। 5 वर्ष पूर्व प्राथमिक कक्षा 1st से 2nd और 3rd वर्ष कक्षा 3rd से 5, 3 वर्ष कक्षा 6 से 8, 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। यह बच्चों की उम्र और मानसिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 5 तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थायी भाषा में कराने पर जोर दिया गया है, जिसमें बच्चों की समझ और रचनात्मक बेहतर हो सके। व्यावसायिक शिक्षा अब स्कूल स्तरीय छात्र को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा, जैसे पढ़ाई, गृह सिंचाई, कोडिंग आदि। इससे हुनरमंद भारत की नींव रखी जा रही है। कोर्स और विषयों में लचीलापन छात्र अब कला, विज्ञान पढ़ने की बाध्यता के मुक्त होकर अपनी रुचिया के अनुसार विषय चुन सकते हैं। विषय का विज्ञान का छात्र भी संगीत पढ़ सकता है। उच्च शिक्षा में बदलाव 4 साल का ग्रेजुएशन कार्यक्रम, जिसमें 1 साल का सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 4 साल बाद डिग्री मिलेगी। जारी पढ़ाई छोड़ने पर मान्यता मिलेगी। NGC, ALCTE और NCTE को मिलाकर एक ही निकाय बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा योग्यता वर्ग F2 और N2F और राष्ट्रीय मूल्यांकन क्षेत्र गोरखपुर की स्थापना की जाएगी, ताकि छात्र का शानदार मूल्यांकन हो सके। साथ ही नई शिक्षा नीति केवल एक नीति नहीं, यह भारत के भविष्य की रूपरेखा है। यह नीति मानव शिक्षा से सोचने विचारने वाली शिक्षा की ओर ले जाती है। यह सिर्फ नौकरी देने वाली नहीं, नौकरी पैदा करने वाली शिक्षा को बढ़ावा देती है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे युग में छात्र हैं जब भारत अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों से अनुरूप ढाल रहा है। थैंक यू अंजलि।
why education is the key of success. तो आलोचक कहते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिता से कहाता है, तो जब तक आप शिक्षा नहीं पाएंगे तब तक आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। चलिए, इतने अच्छी पॉइंट्स के बाद हम आगे फिर से बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं क्योंकि समय काफी ज्यादा होता जा रहा है। So now I would like to call our next